आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। कहा जाता है कि विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर है आपका फंडामेंटल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है हमारे संविधान के पार्ट 3 में, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको मेंशन किया गया है हमारे संविधान के पार्ट 4A में। तो सर 4 में क्या है? 4 में हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये न्यूज़ में क्यों है अभी? क्योंकि हाल में ही हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी को भी हमारे जो स्कूल के करिकुलम हैं उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। इन ड्यूटीज़ को हमारे शैक्षणिक संस्थान और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर भी डिस्प्ले किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को उनके बारे में पता लग सके। जो नागरिक हैं उनकी ड्यूटी क्या है वो उनको मालूम होनी चाहिए। सेम बात है हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कही, सिटीजन्स नीड टू रिमेंबर देयर फंडामेंटल ड्यूटी एज दे रिमेंबर देयर फंडामेंटल राइट। हमें पढ़ना है आज इसी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। आखिर कौन कौन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं और इन्हें कैसे इंक्लूड किया गया था हमारे संविधान में, वो पढ़ना है हमें। तो देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये लिया गया रशिया के संविधान से, और इसे 42वें संशोधन के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको भारत संविधान में इंक्लूड किया गया था। इसे पार्ट 4A में रखा गया है। उस समय भारत में इमरजेंसी चल रही थी जिसे लगाया था उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड करी थी अपने 42वें अमेंडमेंट से, और जो 11वां ड्यूटी था इसको इंक्लूड किया गया था 86वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। टोटल कितने हो गए? 10 + 1, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं हमारे आर्टिकल 51 में मेंशन्ड। किसमें? आर्टिकल 51 का A। इसमें आर्टिकल में हमारे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड है। ध्यान देना, जो फंडामेंटल राइट हैं ये इन्फोर्सेबल हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये इन्फोर्सेबल नहीं हैं। मतलब कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं क्लेम करने कि हाँ मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। मगर अगर आप किसी फंडामेंटल ड्यूटी को करने में नाकाम होते हैं तो आप पर कोई ऐसा केस नहीं लाया जाएगा, कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता। सो दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट अ कोर्ट में टेक इनटू अकाउंट। वो देख सकते हैं कि जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था तो क्या आपने अपने फंडामेंटल ड्यूटी निभाई। तो ये सब बातें देखी जाती हैं जब कोर्ट वो जुडिशली रिव्यू कर रहे होते हैं आपके केस को। अब बात आगे आती है कि फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड क्यों किया गया, ताकि जो ऑब्लिगेशन है हमारे सिटीजन का राष्ट्र के प्रति वो उन्हें बताया जा सके। देखिए, अगर केवल राइट रहेगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति का राइट दूसरे व्यक्ति के राइट को वायलेट कर सकता है। इसीलिए इस राइट को जैसे कि एंजॉय करते हुए आपको कुछ ड्यूटी निभानी पड़ती है ना, ताकि दूसरे व्यक्ति का जो राइट है वो भी जैसे कि रह सके, वो भी प्रोटेक्ट रह सके। तो इसी कारण से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था। अब आती है बात कि कौन कौन से हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। देखो, 1 से 10 तक जो ड्यूटी है वो शामिल किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। जो 11वां ड्यूटी है इसे शामिल किया 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ठीक है, देखिए, पहला ड्यूटी बोलता है कि भारत के जो नागरिक हैं वो संविधान को एबाइड करेंगे, इसका पालन करेंगे, इसके आइडियल्स को, इनके इंस्टीट्यूशन को, हमारे जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है इनको वो इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। इसी कारण से अगर आप नेशनल फ्लैग को जलाते हैं, इसको डिफेस करते हैं तो ये इलीगल है। ठीक है, इसे एक लॉ के ज़रिए इन्फोर्स किया गया है। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल। जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम थे उसमें जो आइडियल्स बताए गए थे उन सबको आप फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम एट्सेट्रा। तीसरा, आप अपहोल्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे भारत की सुवर्निटी को, इसकी एकता को, इसकी इंटीग्रिटी को। इट इज़ वन ऑफ द परमानेंट नेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगर आपसे कहा जाए संकट के समय में आप नेशनल सर्विस को देंगे। तीसरी बात ये, आप जो हार्मनी है इसे प्रमोट करेंगे, आप जो भाईचारा है उसे प्रमोट करेंगे। जो भी प्रैक्टिसेस वुमेन की जो इज्जत उसके खिलाफ है उसे आप रिनाउंस करेंगे,
आप वो काम नहीं करेंगे। भारत का जो रिच हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, इसको आप प्रोटेक्ट करेंगे, इसे आप प्रिजर्व करेंगे। हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, कंपोजिट कल्चर है, इसकी इज्जत करेंगे, इसको आप बचा करके रखेंगे। आपका जो इन्वायरमेंट है, इसे आप बचाएंगे और इसे और फर्दर इम्प्रूव करेंगे, पेड़ पौधे वगैरह लगाएंगे। जो हमारे जो जंगल हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, वाइल्ड लाइफ है, इन्हें आप प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, आप अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, मतलब कि आप जो बातें हैं वो लॉजिक से करेंगे, आप अपने काम लॉजिक से करेंगे, ना कि अंधविश्वास इन सब को पालन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, जो रिफॉर्म है, आप इनके प्रति उत्सुक रहेंगे, इनके प्रति आप जागरूक रहेंगे। 9वां हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, इसको आप बचाएंगे, सेफगार्ड करेंगे और आप वायलेंस को त्यागेंगे। जो भी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, आप जो भी सुन रहे हैं, इनको आपको बार बार पढ़ना है, ध्यान में रखना है। हो सकता है कि सारी बात आपको याद ना रहें, मगर अगर कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको याद आएगा कि हाँ, ये बातें तो मैंने सुनी थी, ये तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो ये जो 11 बातें हैं ना, इनको बस आपको बार बार पढ़ना है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, आप अपने जीवन में एक्सीलेंस की ओर बढ़ेंगे। आप जो भी काम करते हैं उसमें आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे। जो पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, वो अपने बच्चे को जो 6 से 14 साल के बीच में है, जो 6 से 14 साल के बीच में है, इनको शिक्षा पाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। 10 तक का जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, इसे डाला गया था 42nd अमेंडमेंट से। जो हमारा 11वां है, इसे डाला गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट से। ध्यान है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सर्कमस्टांसेस थे जब इस 42nd अमेंडमेंट को पास किया गया था? उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, आपको पता ही है। इंदिरा गांधी का समय था, उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। इलेक्शन को सस्पेंड कर दिया गया था। सिविल लिबर्टीज़ को काफ़ी कर्व किया गया था, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट करी गई थी। जो अपोजिशन के नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया गया था, और जो संविधान के अमेंडमेंट थे वो पास किए गए थे ताकि जो इंदिरा गांधी का जो रूल है, उनके शासन है, उनको बढ़ाया जा सके। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो भारत का प्रियम्बल है, इसको बदला गया। इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया। हमारा देश पहले भी सेकुलर था जब ये वर्ड नहीं था, मगर इस वर्ड के शामिल करने से प्रियम्बल में ये एक्सप्लिसिटली सेकुलर बन गया। ठीक है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन था, पावर था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो पावर था लॉ को रिव्यू करने का, उसको कर्टेल किया गया, उसको सीमित किया गया। संविधान के अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सेंट्रल लॉज को डिसाइड नहीं करेंगे उसकी वैलिडिटी, मतलब कि जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, इनको केवल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा। ऐसी बातें कही गई थी, हाई कोर्ट रिव्यू नहीं करेंगे। ये सब बातें बाद में चेंज करी गई, मगर आपसे पूछे कि 42nd अमेंडमेंट में क्या किया गया, आपको ये सब बातें याद रहनी चाहिए। क्या किया गया? जो अमेंडमेंट है वो लाए गए ताकि इंदिरा गांधी का रूल बढ़ाया जा सके। जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है, इसको इंक्लूड किया गया हमारे प्रियम्बल में। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको ऐड किया गया, और जो डीपीएसपी है उसको प्रेसिडेंस दिया गया फंडामेंटल राइट के ऊपर, मतलब कि जो सरकार है, सरकार के जो अधिकार हैं उसके ऊपर रखा गया फंडामेंटल राइट से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो जुडिशल रिव्यू का जो पावर है उसको लिमिट किया गया। हाई कोर्ट को ये कहा गया कि आप केंद्र के लॉ को रिव्यू नहीं करेंगे। एक नया आर्टिकल 144A इंसर्ट किया गया जो ये कहता था कि आपके संविधान बेंच में कम से कम 7 जज होंगे। अभी कितने होते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अभी 5 जज होते हैं, मगर इस अमेंडमेंट में यह कहा गया कि नहीं, 5 नहीं 7 होंगे। और अगर आप किसी केंद्रीय लॉ को इनवैलिडेट करना चाहते हैं तो कम से कम 2/3 जज को उसके पक्ष में होना पड़ेगा। मतलब कि मान लो कि अगर 6 जज का बेंच है तो 6 में से कम 4 जज को कहना पड़ेगा कि हाँ, ये लॉ गलत है, इसको हम इनवैलिडेट करते हैं। ये होता है हमारा 2/3 बहुमत। तो ये बातें किसमें है? ये बातें 42nd अमेंडमेंट में कही गई। मगर उसके बाद 43rd अमेंडमेंट लाया गया। जब जनता दल की सरकार बनी ना, उन्होंने 43rd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट लाया, और जो जो काम इंदिरा गांधी ने किए थे उनके अधिकांश कामों को उन्होंने उलट दिया। मतलब
पहले ऐसा कर दिया। मैंने कहा अधिकांश, सारे क्यों नहीं, क्योंकि जनता दल जो सरकार थी उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, मतलब कि इसको पूरी तरह अमेंड करने का। कितना चाहिए होता है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब कि आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है संविधान को अमेंड करने के लिए। 43rd अमेंडमेंट ने यह कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का और जो हाई कोर्ट का पावर था सेंटर के लॉ को रिव्यू करने का, वो रिस्टोर किया जाता है, उनका पावर उनको वापस दिया जाता है। 44th अमेंडमेंट में यह कहा गया कि जो इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का ग्राउंड है उसको चेंज किया गया, और उन्हें यह कहा गया कि जब तक यूनियन कैबिनेट लिखित में नहीं देता राष्ट्रपति को ये कि लगानी है इमरजेंसी, तब तक वो इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। क्या किया था इंदिरा गांधी ने? इंदिरा गांधी ने बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जैसे कि उनसे कंसल्ट किए बिना ही उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, एक बात और कही गई थी कि जो राइट टू लिबर्टी है इसको मजबूत किया गया, जो डिटेंशन है वो 2 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, ये कहा गया। राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले एक फंडामेंटल राइट था, जो एक संवैधानिक अधिकार था, इसको अब क्या किया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया। अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं था। आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया और आर्टिकल 19 को अमेंड किया गया। तो अगर आपसे सवाल पूछे मोटा सा ये कि राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाने के लिए, इसे फंडामेंटल राइट से हटाने के लिए क्या काम किए गए, आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया और आर्टिकल 19 को अमेंड किया गया। अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पर। सवाल आपको हम देते हैं ये, विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे भारतीय संविधान में है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे इंक्लूड बोथ सिविक ड्यूटीज एंड मोरल ड्यूटीज। Parliament can provide for the imposition of appropriate penalty for failure to fulfill any of them. They also apply to foreigner. इन तीनों में से कौन सी बात सही है आपको यह पहचानना है। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं इनमें सिविक ड्यूटी भी आती हैं, मतलब कि आप हिंसा वगैरह नहीं करेंगे, और मोरल ड्यूटी भी आती हैं, है ना, कि आप जो नेचर वगैरह है उसे प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, और जो मतलब हमारा जो झंडा है, नेशनल एंथम, इनको आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें सिविक ड्यूटी, नागरिक कर्तव्य, और जो नैतिक कर्तव्य है, दोनों आता है। मेरा पहला सही है। पार्लियामेंट जो है वो इस फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्सेबल बना सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया, अगर आप नेशनल फ्लैग को जलाते हैं, फाड़ते हैं, डिफेस करते हैं, तो आप पर लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो हमारा पहले वाला जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सा ड्यूटी, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी 1, इसको उन्होंने बना दिया इन्फोर्सेबल। किन्होंने बनाया? हमारे पार्लियामेंट ने बनाया, एक लॉ पास करके। ठीक है, आपको पेनल्टी दी जाएगी अगर आप उस ड्यूटी को पूरा नहीं करेंगे तो। यस, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी इफ यू फेल टू फुलफिल एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। मेरा सेकंड है जो सही है। तीसरा है, दे ऑल्सो अप्लाई टू फॉरेनर। नहीं, फॉरेनर पर फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई नहीं होते। जो भारतीय नागरिक हैं केवल इन्हीं पर फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई होगी। मेरा आंसर क्या हुआ? मेरा आंसर हुआ 1 and 2, बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में। फंडामेंटल ड्यूटी पर यूपीएससी मेंस में भी सवाल आ सकता है। तो दोस्तों ये थे बातें हमारे आज की। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो लाइक कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।